इसी से रिलेटेड होती है आपका पीसीओडी और पीसीओएस। ठीक है, पीसीओडी जब बीमारी होती है, डिसऑर्डर होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, महिलाओं में मेल हार्मोन ज्यादा बनने लगते हैं। मेल हार्मोन ज्यादा बनने लगते हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन की जो प्रक्रिया होती है महिलाओं में, वो नहीं हो पाती है। ओवुलेशन की प्रक्रिया महिलाओं में नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ओवरी में गठान पैदा हो जाती है, गांठें बनने लग जाती हैं। अब इसका सिम्टम आप चाहे तो लिख सकते हैं, जब एक महिला के शरीर में मेन हार्मोन बढ़ जाते हैं तो उसके लक्षण क्या होते हैं, बॉडी में बहुत सारे बाल आने लग जाते हैं, हाथ पे, पैर पे, पूरे शरीर। जैसे एक मेल की बॉडी पे होता है ना, जनरली आप देखिएगा, है ना, पूरे बॉडी में, हाथ में, पैर में, चेस्ट में, हर जगह बाल होते हैं। उसी तरह का सिम्टम महिलाओं में भी आने लग जाते हैं जब मेल हार्मोन बढ़ जाता है। कई सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनके चेहरे पे बाल आ जाते हैं, तो देखना आप कभी इधर साइड से, कभी मूंछ जैसा, है ना, चेहरे पे बाल उगाते हैं। बहुत सारी महिलाओं में हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स होती है, चेहरे पे मुहासे आ जाते हैं। हालांकि इनके अलावा भी दूसरे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होते हैं, मुहासे होते हैं, बट ये भी एक रीजन है। जब मेल हार्मोन बॉडी में बढ़ जाता है तो ये सारे सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं। फास्ट हो रहा तो आप बोल सकते हो, नोट्स बनाएंगे तो बाद में पढ़ के आप उसको समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो जो लक्षण होते हैं वो आप लिख लीजिए। अब देखिए, जब ओवुलेशन की प्रक्रिया नहीं हो रही है शरीर में, जिसकी वजह से गांठें बन रही हैं ओवरी में, है ना, गांठें बन रही हैं, तो सीधी सी बात है कि इसका इफेक्ट क्या है। नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो, कि वो फीमेल इन फ्यूचर, अगर वो अनमैरिड है, इन फ्यूचर बेबी कंज्यूम करने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। लिखेंगे आप सभी इसको। जो महिलाएं पीसीओएस से गुजर रही हैं, उनको आफ्टर मैरिज बेबी कंज्यूम करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पीसीओडी को मोटापे से भी जोड़ के देखा जाता है। इसके कुछ आंकड़े हैं जो मैं लिखवाना चाहूंगी आपको। मतलब आप जनरली, आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा, अगर आपके पास ऐसे कोई कंज्यूमर है जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो हम बहुत कुछ क्वेश्चन करते हैं, कहीं आपको थायराइड तो नहीं है, कहीं आपको बीपी तो नहीं है, कहीं आपको शुगर तो नहीं है। अगर पीरियड सही ना हो, हार्मोन सही ना हो, तो हम क्या बोलते हैं, कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं है। एक फीमेल महिला को हम बोलते हैं कि कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं है। कॉल पे अगर बात हो रही है, अगर सामने वाला बोल रहा है फीमेल बॉडी की मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो हमारा क्वेश्चन क्या रहता है, कहीं आप ओवरवेट तो नहीं हो, है ना। तो कहने का मतलब है कि पीसीओडी को मोटापे से भी जोड़ के देखा जाता है। क्यों देखा जाता है ये भी आप लिखिए। भारत में पीसीओएस के 80% से भी ज्यादा महिलाएं ओबीस पाई गई है। भारत में 80% से भी ज्यादा महिलाएं पीसीओएस के मरीज ना, पेशेंट जिनको ऑलरेडी पीसीओएस है, ऐसी महिलाएं 80% मोटापे का शिकार पाया गया है। हालांकि ये बात क्लियर नहीं है, बिल्कुल हो सकता है राम जी। ये पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, तो मोटा पतला मैटर नहीं करता, बट ये देखा गया है कि 80% महिलाएं मोटी पाई गई है जिनको ऑलरेडी पीसीओडी है या पीसीओएस है। हालांकि ये क्लियर नहीं हुआ है कि मोटापे की वजह से फीमेल को पीसीओएस हुआ है या पीसीओएस होने की वजह से वो मोटी हुई।
मतलब ये सेम वही वाला राउंड राउंड गोल गोल क्वेश्चन हो गया ना कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, है ना? तो ये वाला चक्कर है यहाँ पे। बट ये क्लियर नहीं है कि पीसीओडी की वजह से मोटापा होता है, मोटापे की वजह से पीसीओडी होता है। ठीक है, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? एक्चुअल जो मेन टॉपिक है वहां तक अभी हम पहुंचे ही नहीं है। ये पीसीओडी क्या ये मंथली पीरियड सर्कल से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये टॉपिक सामने रखा। मेन जो टॉपिक है वो इसके बाद है। कुछ और सर्वे है हमारे पास आंकड़े, वो आप लिख सकते हो। अच्छा, इसका पता भी कैसे चलता है? जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाए तभी पता चलता है। डॉक्टर्स भी इन गांठों को अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ही देख पाते हैं। ठीक है, कुछ आंकड़े हमारे पास है, वो आप लिख सकते हो। पूरी दुनिया में एक फीमेल का नेचुरली माँ बनने की जो उम्र मानी गई है, ठीक है, पूरी दुनिया में माँ बनने की उम्र की करीब 5 से 10% महिलाओं को पीसीओएस पेशेंट के रूप में देखा गया है। मतलब पूरी दुनिया से जोड़ के अगर हम देखें तो इनमें उन महिलाओं को शामिल किया गया है इस आंकड़े में जो माँ बनने की उम्र में रहती हैं। अभी क्या एज देखा गया है? लगभग 18 से 35 के बीच की जो एज होती है वो सही उम्र होती है ना? तो इस बीच की जो महिलाएं हैं, पूरी दुनिया में 5 से 10% जो महिलाएं हैं वो पीसीओएस के मरीज देखे गए। मतलब 5 से 10% महिलाएं आज इस बीमारी से पीड़ित हैं। ये तो हो गई पूरी दुनिया का रेशो। अब आते हैं भारत। तो भारत में ये आंकड़े ज्यादा पाए गए हैं। एम्स की स्टडी के अनुसार, अब लोग पूछ देते ना आपको कैसे पता, तो हमको कैसे पता? एम्स की स्टडी से ये सामने आया है कि पूरी भारत में यही आंकड़ा, माँ बनने की जो उम्र होती है उस एज की महिलाओं में यही आंकड़ा पीसीओएस की 20 से 25% देखा गया है। बातें क्लियर हो पा रही है आपको? ठीक है, ओके। 20 से 25% देखा गया है भारत में। हम कहाँ रहते हैं? भारत में, है ना? तो ये जो 20 से 25% जो भी लोग इस सर्कल में आते हैं वो आप भी हो सकते हो, वो हम भी हो सकते हैं, है ना? जनरली हमारे माइंड में क्या रहता है? अरे हमें कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? हम न्यूट्रिशन लेते हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 खाना खाते हैं। बिल्कुल सही। क्या रेगुलर खाते हैं? नहीं खाते। जब दिखाना रहता है तब हाथ में शेक रहता है ना? रेगुलर उन्हीं का होता है जिनको वेट लॉस वेट गेन करने रहते हैं प्रॉपर्ली। फिर वो आइडियल में होने के बाद ना गेप आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम तो आइडियल में आ गए। ऐसा होता है ना? बिल्कुल। खाने का टाइम टेबल हमारा भी सही नहीं है, चाहे वो काम की वजह से हो या अपनी खुद की लापरवाही हो। सोने का टाइम टेबल हमारा भी सही नहीं है। तो ये सारी चीजें जब हम दूसरों के लिए बात कर रहे हैं ना तो हमारे ऊपर भी लागू होती है अगर हमारा लाइफ स्टाइल और खान पान सही नहीं होता। ठीक है, तो ये 20 से 25% लोगों में हम भी हो सकते हैं इन फ्यूचर, अगर सही तरीके से हमने केयर नहीं किया तो, या हमारे फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो ध्यान तो सबको रखना है। नेक्स्ट लिखेंगे, पीसीओएस सोसाइटी इंडिया के अनुसार, पीसीओएस सोसाइटी इंडिया के स्टडी के अनुसार पीसीओएस सोसाइटी इंडिया के स्टडी के अनुसार जितने भी ये स्टडी किनके ऊपर की गई है? जिनको ऑलरेडी पीसीओएस है। तो अगर ऐसे लोगों को सामने रखा जाए जिनको ऑलरेडी पीसीओएस है, तो हर 10 में से 6 महिलाएं, 6 फीमेल 3 एज की पाई गई है, यानी 18 से कम उम्र की पाई गई है। ये भी एक खतरनाक आंकड़ा है। मतलब सोचिए, आज पीसीओएस से वो फीमेल ज्यादा फेस कर रही है जिनको 18 साल पूरे ही नहीं हुए हैं। मतलब मुश्किल से उनको पीरियड साइकिल शुरू हुए कुछ साल ही हुए हैं और वो पीसीओएस से प्रभावित हो रहे, इस तरह की बीमारियों को झेल रहे हैं, सामना कर रही है। कितनी भयानक बात है कि नहीं? हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं, टीन एज के बच्चे हैं। कोई नहीं चाहेगा कि उनको ये सारी समस्याएं हो। दीपक साहू जी ने कुछ क्वेश्चन रखा था, सर आप बने रहें, पूरा सेशन अटेंड करें, लास्ट में हम उनको जरूर आपको सुनेंगे। ठीक है,
तो हर 10 में से 6 फीमेल टीन एज की पाई गई है। ये भी बहुत खतरनाक आंकड़ा है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात और सुनिए, इतने भयानक आंकड़े के बावजूद भी हमारे भारत में 65% महिलाओं को पता ही नहीं है कि पीसीओएस या पीसीओडी होता क्यों है या होता क्या है। मतलब प्रॉब्लम अंदर से इतनी फैल चुकी है और बाहर से हमको कोई नॉलेज नहीं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, और प्रॉब्लम क्या है, क्यों होता है, कोई नॉलेज नहीं है। तो यही तो रीजन होता है बीमारियों के बढ़ने का और भयानक रूप लेने का, क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये हम मोटा मोटा हमने देखा कि पीसीओडी पीसीओएस क्या होता है और किस वजह से होती है, क्या दिक्कतें होती है अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो। और चूंकि ये लाइफ स्टाइल डिजीज है तो इसको क्योर कर सकते हैं अगर हम अपने दिनचर्या और खान पान को मेंटेन रखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीरियड साइकिल के उन 28 दिनों के बारे में। रेडी है सभी? ये 10 से 15 मिनट हमारा सेशन और चलेगा इस टॉपिक पे। देखिए, जनरली जो समय होता है ना, पीरियड साइकिल का जो समय होता है वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का। और अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आई थिंक सो यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 99% लोग इस चीज को फेस कर रहे होंगे या किया होगा उन्होंने। बाहर मार्केट के लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ऑलरेडी इसमें जो सेशन में जितने फीमेल बैठे हैं, इन्हीं कभी 100 में 200% आज सही नहीं है पीरियड साइकिल। Am I right? कुछ न कुछ ऊंच नीच आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया। हमने एक चीज चेंज किया, क्या चेंज किया? न्यूट्रिशन चेंज किया। हमने न्यूट्रिशन एड ऑन किया, बहुत अच्छा, क्लैपिंग। उसके बाद की चीजों को सुधार कितना किया? समय पे खाना, समय पे सोना, स्ट्रेस नहीं लेना, प्रॉपर नींद लेना, ये सब अभी भी अनबैलेंस है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी महिलाएं इन चीजों को फेस कर रही हैं। तो ये जो 4 हफ्ते का प्रोसेस होता है ना, ये 4 फेज से होके गुजरता है। लिख सकते हो आप सभी। पीरियड साइकिल 1 से 28 दिन में 4 हफ्तों में 4 फेज से होके गुजरता है। जैसे कि एक फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है, 9 महीने का जो समय ड्यूरेशन होता है, हर महीने, वैसे तो हर दिन बॉडी में चेंजेस आते हैं, बट हर महीने एक पर्टिकुलर बदलाव, एक चेंजेस फीमेल की बॉडी में और उस बच्चे में होता है। और उस बढ़ते समय के साथ उनका खान पान, डोज, रिक्वायरमेंट, सारी चीजें चेंज होती जाती। सेम रहता है क्या? फर्स्ट मंथ में आपको जो खाना है वही लास्ट मंथ में वही रहेगा, एज इट इज रहेगा? नहीं रहेगा, वो हर महीने चेंज होता रहता है। तो वैसे ही ये जो पीरियड साइकिल होते हैं, जो 4 फेज की हम बात करेंगे आगे, इन 4 फेज में एज इट इज प्रोसेस होता है। हर फेज में बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, बॉडी में प्रोसेस अलग होते हैं, और उसके हिसाब से अगर आप अपने खान पान को रख पाते हो तो आई थिंक काफी हद तक 80% आप अपने आप को सही रख सकते हो। ठीक है, तो पहले फेज की हम बात करेंगे। ये वो फेज है जो हर महिला के लिए खुशखबरी है ना? तो नेचुरली क्या होता है, ये किन्हीं का 1 से 3 दिन या 1 से 6 दिन या आई थिंक सो 7-8 दिन का भी एक प्रोसेस होता है। तो एवरेज हम लेके चलते हैं, जो मंथली साइकिल टाइमिंग होता है 1 से 5 दिन के हम एवरेज लेके चलते हैं। ये होता है मेंस्ट्रुएशन फेज, इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन फेज। ये होता है जनरली 1 से 5 दिन का। लिख सकते हैं आप सभी। 4 हफ्तों में फीमेल साइकिल 4 फेज से होके गुजरती है। 4 हफ्तों में फीमेल साइकिल 4 फेज से होकर गुजरती है। इस दौरान शरीर को अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन की जरूरत होती है।
इस दौरान शरीर को अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। हो सकता है आगे हम जो डिस्कस करेंगे, जिन भी फल सब्जियों या सीड्स या फिर नट्स की हम जिक्र करेंगे, हो सकता है वो आपके घर में हो, आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आप उस टाइम पे पर्टिकुलर उस चीज को खा नहीं पाते हो। जैसे पानी होता है ना, पानी क्या है, जल ही जीवन है, बट उसी जल को खाने के जस्ट बाद ले ले तो क्या वो जीवन का काम करती है? नहीं करती है, वो जहर का काम करती है। तो किसी भी चीज को सही टाइम पे और सही क्वांटिटी में लेना तो फिर वो अमृत बन जाती है। सिर्फ पानी की बात नहीं, किसी भी चीज को ले लो आप, ठीक है? तो वो जानकारी भी बहुत जरूरी है। तो इस दौरान हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और इस जो समय ड्यूरेशन होता है जिसमें पीरियड साइकिल कंटिन्यू रहते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? बॉडी को आयरन की जरूरत होती है। लिखिए, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी से क्या है, ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है ना। जनरली एक चीज ये बोला जाता है कि जो गंदा खून होता है वो डिस्चार्ज होता है, खून सेम रहता है, जो आपके पूरे बॉडी में दौड़ रहा है ना वही ब्लड होता है। बस क्या होता है, जो ओवरीज में जो एग प्रोड्यूस हुए, जो यूज नहीं हुए, वो उसमें इंक्लूड होते हैं, बस इतनी सी बात होती है। खून गंदा नहीं होता, ठीक है? तो इन दिनों हमको इन 1 से 5 दिनों के ड्यूरेशन में आपको ऐसी चीजें ज्यादा इंटेक करनी है जो आपके रसोई में है, और वो आयरन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। जैसे मुनगा होता है, और भी कुछ चीजें आपकी जानकारी में होंगी, गुड़ होता है ना, तिल होते हैं। तो ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो, ये आयरन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। और इन दौरान देखो, आयरन की जरूरत पुरुष को भी होता है, महिला को भी होती है, लेकिन ये जो समय होता है ना, 1 से 5 दिन का ये जो समय होता है, इसमें ऑलरेडी ब्लीडिंग प्रोसेस चल रही है, तो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा आयरन की जरूरत होती है। कितनी ज्यादा आप लिख सकते हो? इस दौरान महिलाओं को पुरुषों से 50% ज्यादा एक्स्ट्रा आयरन की जरूरत होती है। जैसे मैंने आपको बताया, क्या सेवन कर सकते हो जनरली, अगर आपके अपने नॉलेज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं है, जो आयरन के बहुत अच्छे सोर्स है, वो इंक्लूड करिए। साथ में मुनगा बहुत अच्छा सोर्स होता है, जो मेरी जानकारी में आयरन बहुत अच्छा पाया जाता है उसमें। गुड़ है, तिल के लड्डू भी आप खा सकते हो, पिस्ता खा सकते हो आप, ये आयरन बहुत अच्छे से आपके बॉडी में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? अब एक चीज ये भी है कि आयरन के सोर्स तो हमने खा लिए, अब बॉडी उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी तो सेकंड मैटर है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार तो हम यहीं पे खा जाते हैं ना, हमने खा तो लिया लेकिन शरीर में लगा नहीं, अब उसका क्या करें? तो आपका शरीर आयरन अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन सी। अगर आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो आपका बॉडी आयरन ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो इन दिनों आपको ऐसी चीजों का भी सेवन करना है जो विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। तो जनरली एक लाइन में अगर हम समझा जाए तो जितने भी खट्टे फल फ्रूट्स होते हैं ना, वो विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना, और सबसे बेहतरीन सोर्स होता है आपका आंवला। आंवला आंवला आप इंटेक कर सकते हो। अगर एक दिन में एक आंवला खा रहे हो ना, तो समझ लो पर्याप्त विटामिन सी आपके बॉडी को मिल गई। और अगर आपने विटामिन सी ले लिया, आंवला खा लिया, उसके बाद आप आयरन के सोर्स वाली चीजें खा रहे हो, मतलब आपने अपना काम कर दिया, जो इन 1 से 5 दिनों में आपके लिए करना जरूरी था। एक चीज लिख सकते हो आप सभी, अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हुई तो आपका बॉडी आयरन को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, आपने जैसा खाया वो ऐसी बॉडी से आउट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आप लिख सकते हो, पीरियड्स के दौरान जो पेन जनरली महिलाओं को महसूस होता है, कई लोगों को नेचुरली शुरू से बहुत ज्यादा
पेन होता है। मैंने देखा है फीमेल्स को जिनको मतलब क्या बताऊँ, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किस आई थिंक सो जो डिलीवरी के समय जो पेन होता है शायद उस लेवल का ना सही पर उससे कम भी नहीं रहता। राइट? रिलेट कर पा रहे होंगे? क्योंकि मैंने देखा है ऐसी महिलाओं को तड़पते हुए देखा है। मतलब नहीं बयां कर सकते, एक महिला का दर्द एक महिला ही जाने, है ना? जिनको होती है वही समझ सकती, जिस पे बीतती है वही जानता है, बोलते हैं ना, सही बात है। ठीक है, तो पीरियड्स की दर्द में राहत पाने के लिए अब इसके बहुत सारे टैबलेट भी होते हैं जो कि सही नहीं होता बॉडी के लिए। मेडिकल से जो भी आप टैबलेट खाते हो उस दर्द से राहत पाने के लिए वो आपके बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। नेचुरल चीजों में अगर हम जाएं तो आप मैग्नीशियम, जिन चीजों में मैग्नीशियम के बहुत अच्छे सोर्स पाए जाते हैं उनको अगर आप इंटेक करते हो तो काफी हद तक आप इस पेन से राहत पा सकते हो। मैग्नीशियम के सोर्स क्या है? अलसी के बीज, कद्दू के बीज, जिसमें मैग्नीशियम के साथ साथ जिंक भी पाया जाता है। अलसी के बीज, कद्दू के बीज, इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है और ये जिंक के भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं जो दर्द से राहत दिलाते हैं। और जो डार्क चॉकलेट होते हैं ना, इसमें भी मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जिनको वेट लॉस करना है वो थोड़ा संभल के खाएं, है ना? डार्क चॉकलेट, कद्दू के बीज और अलसी के बीज, ये जिंक के और मैग्नीशियम के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, इनको इंटेक किया जा सकता है। आज हम उन चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे हाथ में है, जो हमारे किचन में है और जानकारी के अभाव में हम उन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया 1 से 5 दिनों का जो साइकिल होता है। इन दिनों हमको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? सबसे ज्यादा आयरन की जरूरत होती है। आयरन हमारा बॉडी अच्छे से ऑब्जर्व कर सके इसके लिए विटामिन सी भी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इन दिनों जो दर्द महसूस होता है, जो पेन महसूस होता है, उससे मैग्नीशियम के जो सोर्स होते हैं ऐसे खाने को हम इंटेक कर सकते हैं, इससे दर्द में राहत आप पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आते हैं सेकेंड फेज के ऊपर, जो होता है 6वें दिन से लेकर के 11वें दिन। अब ये जो पीरियड साइकिल था वो तो हो गया क्लियर, ये अब महिलाओं के नॉर्मल रूटीन के दिन आ गए, है ना? अब क्या होता है, पीरियड साइकिल खत्म हो जाता है, हम निश्चिंत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल डे में आ चुके हैं, जैसा चाहे वैसे खा पी सकते हैं, है ना? बट ऐसा नहीं होता है, पीरियड साइकिल बंद हुए लेकिन नेक्स्ट मंथ की तैयारी आपकी बॉडी 6वें दिन से शुरू कर देती है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये होता है 6वें दिन से 11वें दिन के बीच का फेज, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। FOLLICULAR, फॉलिकुलर फेज। फेज है PHASE, स्टेज है ना, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज जनरली बोलते हैं हम। इसमें क्या होती है, बॉडी फिर से एग बनाने के प्रोसेस में लग जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी की तैयारी में हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। एग बनने की तैयारी मतलब क्या? एक महिला की जो बॉडी है वो तैयार हो रही है प्रेगनेंसी कंज्यूम करने के लिए। राइट, लिख सकते हो, इस फेज में प्रेगनेंसी की तैयारी होती है जिसकी वजह से हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, महिला के शरीर में हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। और इस वक्त कैसे, देखो हार्मोन का लेवल जब बढ़ रहा है बॉडी में और एक बनने की तैयारी चल रही है, तो इन दिनों आपका खान पान कैसे होना चाहिए? तो लिखिए आगे, आपका खान पान ऐसा होना चाहिए जो आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करे, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करे। ऐसे खान पान को आपको इंटेक करना है, जैसे कि आपका प्रोबायोटिक। अगर हम घर में बात करें प्रोबायोटिक तो जनरली क्या नाम आता है? दही। दही इंटेक कर सकते हैं आप।
और प्रोबायोटिक तो है ही हमारे पास, हर्बलाइफ का प्रोबायोटिक के लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं आप सभी। इसमें एक सैशे में आपको 100 करोड़ गुड बैक्टीरिया मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आप कंज्यूम कर सकते हो। मतलब ये है कॉमन सी बात है कि जैसे ही पीरियड साइकिल खत्म हुई, 1 से 5 दिन का जो पीरियड साइकिल होता है वो खत्म हो, उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, आपका डाइजेशन सही होना चाहिए। गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आपको बढ़ाने की जरूरत है, गट हेल्थ आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो इसके लिए आपको प्रोबायोटिक वाले सोर्स की चीजें खाना, जिसमें आप दही लिख सकते हो, और इसके साथ साथ आपको प्रोटीन इंटेक करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए तो हम वैसे भी शेक पी रहे हैं, है ना। और अगर आपको लगे कि आज खाना खा लेते हैं या फिर आज नाश्ता कर लेते, शेक रात में पियेंगे, सर पूछते हैं ना शेक दिखाओ सभी, तो वो दिखाने के लिए रख लेते हैं, 1 टाइम ही तो लेते हैं अपन, तो रात में पी लेंगे, अभी नाश्ता कर लेते हैं। ये बहुत सारी दिमाग है ना, प्लानिंग करता रहता है ताकि शेक ज्यादा दिन तक चले, जल्दी खत्म मत हो। अब देखो जो लोग ऐसा करते हैं उनके चेहरे पे स्माइल आ रही है। ठीक है, तो इन दिनों हमको कैसे चीजों का ध्यान रखना है, प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छे से करना है और प्रोबायोटिक वाले सोर्स की चीजें हमको खानी है। यानी कि जैसे पीरियड साइकिल खत्म हो गया, आपको क्या ध्यान देना है, प्रोटीन इंटेक करना है, यानी 2 टाइम शेक कंज्यूम करो आप। ठीक है, आवाकाडो जो होता है ये भी फायदेमंद होता है, लिख सकते हो आप सभी। इस सेकेंड फेज में आवाकाडो होता है वो बहुत फायदेमंद होता है, स्टडी से ये बात सामने आई है, तो आप इसको भी लिख सकते हो। तीसरा है आपका, तीसरा फेज चालू हो जाता है ओवुलेशन का फेज। अभी हमने पहले फेज में 1 से 5 दिन इंक्लूड किए, दूसरे फेज में 6वें से 11वें दिन को हमने इंक्लूड किया, और तीसरे फेज में 12वां से लेकर 16वां दिन, ये आपके तीसरे फेज में आ जाता है, जिसको बोलते हैं ओवुलेशन फेज। स्पेलिंग लिख सकते हो, OVULATION। ओवुलेशन फेज। अब देखिए सेकेंड फेज में क्या देखा हमने कि एग बनने के प्रोसेस चालू हो गए। तीसरे फेज में क्या होता है, एग रिलीज होने के प्रोसेस चालू हो जाते हैं, एग रिलीज होने के प्रोसेस चालू हो जाते हैं। और इन दिनों हमें, अगर हम खान पान की बात करें तो हमको कैसी चीजें इंटेक करनी, एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे खान पान के सोर्स जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। सबसे पहला नाम क्या आता है, सेल एक्टिवेटर। देखिए अकॉर्डिंग टू बजट अगर हम बात करें तो हम कितनी आसानी से रिप्लेस कर देते हैं सेल एक्टिवेटर की जगह पे गेनर को, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनका बजट अलाउ नहीं करता। बट सेल एक्टिवेटर का काम सिर्फ आपका वजन बढ़ाना नहीं होता, वो एंटीऑक्सीडेंट के बहुत अच्छा सोर्स होता है। आपको तीसरे फेज में 12वें से 16वें दिन के बीच में आपको ऐसी चीजें इंटेक करने हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। और कैल्शियम की जरूरत होती है, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम की जरूरत होती है। और इसके लिए आप दूध और जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो अपने घर के रसोई से उठा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेज पे, जो है आपका लुटेलियल फेज। लुटियल फेज, LUTEAL, ये होता है लास्ट स्टेज। ये आपका होता है 17 दिन से लेकर के 28 के बीच का जो समय ड्यूरेशन है, ये चौथे फेज में आता है। ये पीरियड से जस्ट पहले का टाइम होता है ना, पीरियड से जस्ट पहले का ये टाइम होता है। इन दिनों पेट में, जैसे बहुत सारे महिलाओं को होता है ना, पीरियड्स आने से पहले सिम्टम आ जाते हैं, पेट में दर्द या गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें होती है ना। तो पेट में दर्द महसूस होना, मूड स्विंगिंग का बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है महिलाओं को। कभी एकदम से मूड ओके है, कभी एकदम चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, बहुत सारी महिलाओं को ये चीजें फेस करनी पड़ती है पीरियड्स आने से पहले या और पीरियड्स के दौरान भी। तो यहाँ पे जितने जेंट्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि अगर उन दिनों, उन 1 से 5 दिनों के बीच में आपको ऐसा फील हो रहा है कि घर की जो फीमेल है वो थोड़ा सा बिहेवियर उनका अलग है, चिड़चिड़ा, गुस्सापन, है ना,
तो ये उनकी प्रॉब्लम है, आप महिलाओं को समझें और वहाँ पे उनका सपोर्ट करें, उन पे चिल्लाएँ नहीं, ठीक है? ये नेचुरली वरदान है महिलाओं के लिए, क्या बोल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आप देखेंगे, ऐसे में विटामिन बी पीरियड से जस्ट पहले का जो 1 वीक होता है, उन दिनों आपको क्या-क्या अपने रसोई से उठाने हैं? विटामिन बी, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड। खाने तो अपने को सब कुछ है, लेकिन इन 3 चीज़ों का विशेष तौर पे हमको ध्यान देना है कि इनकी कमी नहीं होने देना है अपने को, ठीक है? ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी और मैग्नीशियम। अगर एक चीज से इसको फिल अप करना हो तो मल्टीविटामिन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास। तो मल्टीविटामिन तो देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ, वेट लॉस, वेट गेन या कोई बीमारी को ठीक करना, ये सब तो सेकेंडरी ऑप्शन है। एक महिला के लिए मल्टीविटामिन मस्ट इम्पॉर्टेंट, वो आपको हमेशा कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड या विटामिन बी या मैग्नीशियम के जो सोर्स हैं, जो भी खाने पीने से हमको ये सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, ऐसी चीजों को आपको ज्यादा इंटेक करने, पीरियड के जस्ट 1 वीक पहले का जो समय होता है, इन दिनों खास तौर पे। बातें क्लियर हो रही है आप सभी को? ओके। और इन दिनों आपको चाय, कॉफी अवॉइड करना है। देखिए, चाय, कॉफी और शक्कर। अब शक्कर तो डायरेक्ट कोई मुट्ठी उठा के खाता नहीं है, सीधी सी बात है, हम कुछ ना कुछ मीठा बना के खाते हैं या मिठाई खाते हैं। तो चाय, कॉफी और शुगर इंटेक से हमको दूर रहना है। अब देखिए, पहले जिस टॉपिक पे हमने बात किया था, पीसीओडी या पीसीओएस, और अभी हमने जो ये 4 फेज के बारे में बात की है, अब हमें आप ये बताएं, ये पूरे डिस्कशन में अगर आप दोनों टॉपिक को कनेक्ट करना चाहें, तो अगर एक महिला को ये सारी जानकारी हो और वो चीजें उनकी रसोई में ऑलरेडी हैं, तो अगर हम चीजों का ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम को हम काफी हद तक अपने से कम कर सकते हैं या होने की नौबत ही नहीं आई। सही है? तो आज हमने बात करी उन चीजों को लेकर के जो हमारे रसोई में है और जानकारी के अभाव में हम उनको सही क्वांटिटी में सही टाइम पे इंटेक नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो ये 2 टॉपिक है और बीच-बीच में हम इसी तरह के कुछ चीजों के बारे में जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आप सभी ने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया मैंने डिलीवर किया होगा। और अगर इससे रिलेटेड, जिस टॉपिक में हमने डिस्कस किया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके या कुछ चीजें शायद मिस हो गई होंगी लिखने में, तो फिर आप पूछ सकते हैं। अभी दीपक साहू आई थिंक अगर है तो उन्होंने हैंड रेस किया था, एक बार देखते हैं। तब तक अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज जिस टॉपिक पे हमने बात की उससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है। हाँ, दीपक साहू जी यहाँ पे हैं, तो दीपक जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आप जो भी क्वेश्चन है आपका आप रख सकते हैं। दीपक सर, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद दीपक जी को हमारी आवाज नहीं जा रही है। दीपक सर, आप हमारी आवाज अगर सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। ओके, कोई नहीं, शायद उन्होंने मोबाइल नीचे रख दिया है, शायद वो देख नहीं पा रहे। कोई बात नहीं। एनीवन और किन्हीं को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, एक क्या होता है, अभी हमने जो एक चीज और मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी कि वहां से जब हम किसी फीमेल के फेस पे देखते हैं तो फट से हम रिकमेंड करते हैं कि आपको स्किन बूस्टर लेना चाहिए। न्यूट्रिशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो हम स्किन बूस्टर रिकमेंड कर देते हैं। पर ऐसे भी केस हमारे सामने आए कि सामने वाले ने 3-3 महीने पी लिए, उसके प्रॉब्लम तो ठीक ही नहीं हुई। होता है ना ऐसा? किनके साथ ऐसा हुआ है? होता है ऐसा।
तो हमको ऊपर-ऊपर से नहीं देखना है, हमको हमारे कंज़्यूमर को एनालिसिस करना है, उनका काउंसलिंग करना है कि जो कील मुहासे हुए हैं, वो किस वजह से हुए हैं। हो सकता है वो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो, उसमें स्किन बूस्टर क्या करेगा? नो डाउट वो अपना काम करेगा, ग्लो करेगा, देन सारी चीज़ें। बट मेन प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन कस्टमर को चाहिए, जिसके लिए वो स्किन बूस्टर लिया, वो तो सॉल्व नहीं हुआ ना। तो न्यूट्रिशन हमको देना है, स्किन बूस्टर भी देना है, लेकिन मेन जो रीज़न है, वो रीज़न